पिछले वीडियो में हमने सीडीएनए लाइब्रेरी के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ा था और कई बच्चों को मुझे लगता है वो थ्योरेटिकली ज़्यादा कठिन लगा होगा और शब्द भी काफ़ी कठिन थे, तो कई स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आया होगा। मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको पुनः सीडीएनए निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आप इस डायग्राम को भी अगर ड्रॉ कर देते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाती है समझने में कि किस प्रकार से डीएनए एमआरएनए से सीडीएनए का निर्माण होता है। देखिए, एमआरएनए का निर्माण वो आपको अच्छी तरह से पता है डीएनए से होता है और एमआरएनए एक टेम्पलेट है। इस एमआरएनए को टेम्पलेट को पे हम लोग इसके 3 सिरे पर हम पॉली टी प्राइमर ऐड कर देते हैं। पॉली टी प्राइमर हम इनके 3 सिरे पर ऐड कर देते हैं। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से प्लस DATP, CTP और DGTP तथा DTTP 4 तरह के ऊर्जा स्रोतों की मदद से हम mRNA से DNA का संश्लेषण आरंभ करते हैं। तो इससे ये फर्स्ट DNA स्ट्रैंड बनता है। अब इसे एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, क्षार विलेपन किया जाता है एक तरह से इसका, और DNA पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से तथा DATP, DCTP, DGTP और DTTP की मदद से हम इसको डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं। अब यदि हम ढंग से देखें तो इसके एक सिरे पर 3 शिरा है, उस पर OH लगा हुआ है, यानी वहाँ से जो संश्लेषण है वो प्रक्रिया रुकती नहीं है। इसी प्रकार S1 न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से जो लूप्स बने हुए हैं, ये जैसे यहाँ पर ये लूप बना हुआ है, इन लूप्स को हटा दिया जाता है। साथ ही जो TTT जो सिरा था, जो 5 सिरे पर लगा हुआ था, उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा डबल स्टैंडर्ड CDNA तैयार होता है। अब इसमें वापस उस जो हमने थ्योरी छोड़ी थी उसी का अगला चैप्टर है, उस अगला पॉइंट है कि शेष बचे हुए CDNA के एकल सूत्र यानी 3' सिरे पर दूसरे सूत्र का बनना प्रारंभ होता है, जिससे इसके सिरे पर एक कैश पिन, हेयर पिन जैसा लूप बन जाता है। ये देखिए, आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये कैश पिन, ये हेयर लूप पिन जैसा बन जाता है, जिससे इसके सिरों पर एक कैश पिन या लूप बन जाता है। ये पाश क्षार क्रमों द्वारा स्थायी हो जाता है। इस कैश पिन पाश का 3' सिरा स्व प्राइमर, सेल्फ प्राइमर के रूप में सक्रिय होता है, अतः किसी अन्य प्रकार की प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। इसी बिंदु पर नए न्यूक्लियोटाइड जमा होने लगते हैं तथा 5' सिरे की ओर बढ़ते हैं। इससे CDNA की दूसरी रज्जु यानी डबल स्टैंडर्ड का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया यानी दूसरे सूत्र का निर्माण सामान्यतः ई कोलाई एंजाइम डी के DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, कि क्लिनोव फ्रेगमेंट तथा चारों न्यूक्लियोटाइडों की उपस्थिति में होता है। फिर से समझ लीजिए, एंजाइम का नाम है कॉर्नबर्ग एंजाइम और उसका भी क्लिनोव सेगमेंट छोटा सा एक टुकड़ा इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ हमने आपको बताया DATP, DCTP, DGTP और DTTP जैसे चारों न्यूक्लियोटाइड क्षारों का इस्तेमाल किया गया है और इससे हमें डबल स्टैंडर्ड DNA प्राप्त हो जाता है। वैसे प्रायोगिक स्तर पर पॉलीमरेज फर्स्ट के स्थान पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या T4 DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइमों का भी उपयोग किया जा सकता है। नवनिर्मित दो सूत्रीय CDNA अणु को अब एकल सूत्र विशिष्ट S1 न्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित किया जाता है। इस एंजाइम की मदद से जो पॉली A, पॉली T, पॉली G और पॉली C जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पुच्छ लगे हुए हैं, इनका डिसॉल्व हो जाता है, इनका पाचन हो जाता है, जिससे अंतिम रूप से CDNA का द्विसूत्री अणु तैयार हो जाता है। साथ ही साथ वो कैशपिन लूप भी हट जाता है। आपको देखा होगा, ये वाला कैशपिन लूप है, ये भी इससे हट जाता है। इस प्रकार संश्लेषित इच्छित CDNA को उपयुक्त वाहक में प्रविष्ट कराकर चाहे गए प्रपोषिका या जीव में क्लोन किया जा सकता है। अब CDNA हमारा तैयार हो चुका है, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारा इच्छित जीन तैयार हो गया है। फिर से कहानी समझ लीजिए, हमें इच्छित जीन प्राप्त करना था, हमने इसके लिए प्रतीक्षा की, DNA जब mRNA बनाया, उसी mRNA को हमने इस्तेमाल किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चारों न्यूक्लियोटाइड क्षार अनुक्रम DATP, DCTT,
DGTP आदि का उपयोग किया। और इसके अलावा हमने एन न्यूक्लियसेस एंजाइम का उपयोग किया। कुछ इन एंजाइमों के उपयोग के द्वारा हमने उस mRNA से पहले सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का निर्माण किया, बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से डबल स्ट्रैंडेड का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हमारा cDNA तो प्राप्त हो गया, यानी हमें एक तरह से देखा जाए तो हमने इच्छित जीन प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब इस इच्छित जीन को वाहक में समाकलित करना जरूरी है। वाहक का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत प्लाज्मिड, फॉस्मिड, कॉस्मिड आदि का नाम आ जाना चाहिए। एक इच्छित mRNA पर संश्लेषित संपूरक DNA को किसी उपयुक्त वाहक में प्रविष्ट किया जाता है तथा चाहे गए परपोषी में क्लोन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के DNA वाहकों का वर्णन मैंने इसी अध्याय में हमने पढ़ा भी चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। cDNA अणु के सिरे ब्लंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की कटिंग होती है, एक होती है स्टेगार्ड कटिंग और एक होती है ब्लंट कटिंग। स्टेगार्ड कटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, ब्लंट कटिंग इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके जो सिरे होते हैं, cDNA के जो सिरे होते हैं, वो स्टेगार्ड सिरों से कम मजबूत होते हैं, मतलब कम चिपचिपे होते हैं। इससे cDNA का वाहक DNA के साथ समाकलन आसानी से नहीं होता। अब इसका भी इलाज निकाला गया। इसका इलाज ये है कि होमोपॉलीमर टेलिंग नामक विधि के द्वारा, इसमें होता क्या है कि 3' सिरे पर हम ओलिगो DC पूंछ जोड़ देते हैं, यानी जो इसका cDNA का 3' सिरा है वहाँ पर साइटोसिन के 2-3 न्यूक्लियोटाइड हमने जोड़ दिए। यह कार्य एंजाइम टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेजेस की उपस्थिति में किया जाता है। तत्पश्चात एक उपयुक्त वेक्टर, जैसे इस मामले में PBR 322 का उपयोग किया जाता है। इस वर्तुल रूपांतरित प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम PST1 द्वारा विदलन स्थल 5' पर काटा जाता है। इस स्थल पर 5' पर CTG CAG 3' क्षार अनुक्रम होता है। काटे गए 3' सिरे पर होमोपॉलीमर जो पॉली G पूंछ होती है, जो होमोपॉलीमर पॉली C की संपूरक होती है। तो ये पूंछों युक्त विदलित वेक्टर या प्लाज्मिड अब cDNA के साथ अनिलीनीकरण या तापानुशीतन हेतु उपयुक्त होता है। अनिलीनीकरण क्रिया के अंतर्गत पादप को पहले गर्म, बाद में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे पदार्थ की भंगुरता कम होती है, वह कड़ा और मजबूत हो जाता है। और तापानुशीतन के द्वारा प्लाज्मिड तथा होमोपॉलीमर पूंछों सहित cDNA संयुक्त होकर विचित्रोत्की DNA यानी काइमेरिक DNA का निर्माण होता है। ये थोड़ा अजीबोगरीब वर्ड है, तो आप काइमेरिक याद रखिएगा। इस अवस्था में विदलन PST1 पर कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिसका भराव काइमेरिक DNA के परपोषी कोशिका के भीतर वाहक द्वारा प्रवेश कराने के पश्चात उपयुक्त क्षारकों के संयोजन से हो जाता है। इस एक बार cDNA के परपोषी कोशिका में पहुंचने के पश्चात इसके जीनों का वहां अभिव्यक्त होना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार विजातीय लेकिन लाभदायक जीनों को वांछित जीनों में प्रवेश करा दिया जाता है। देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको। होता यह है कि आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि 5' सिरा और 3' सिरा cDNA का ये ब्लंट है, लेकिन हमने इसके 3' सिरे पर साइटोसिन की श्रृंखला जोड़ दी। साथ ही साथ इसके दूसरे वाले 3' सिरे पर भी हमने साइटोसिन की श्रृंखला जोड़ दी। इससे एक जिगजैग स्ट्रक्चर में एक स्टेगार्ड कटिंग जैसा, स्टेगार्ड कट जैसा बन जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम किसी वाहक में समाकलित करवाएंगे तो PST1 नामक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, उसकी मदद से उसको काटा जाता है। काटते ही, अब वो काटता किस पे है, देखिए ध्यान से रखना, ये ध्यान से देखिए। अब ये काटता है 5' सिरे पर CTG और CAG को। यदि वहां पर ये काटता है तो हमें 3' सिरे का एक अनुपूरक क्षार यानी GGG गुआनिन 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 यहाँ मिल सकता है। इसी प्रकार इधर वाले 5' सिरे पर भी गुआनिन गुआनिन करके वहाँ जो प्लाज्मिड है उसका गुआनिन इन जो cDNA का साइटोसिन है इसके साथ आसानी से जुड़ जाता है। इससे जो cDNA ये चिपचिपा स्टेगार्ड कट बन जाता है, चिपचिपा सिरा बन जाता है और ये आसानी से उसमें समाकलित हो जाता है वाहक में। और मैंने आपको फिर बताया, इस प्रक्रिया का नाम है होमोपॉलीमर टेलिंग, यानी पूंछ में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देना जिससे ये ब्लंट कट स्टेगार्ड कट में चेंज हो जाए। कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं cDNA निर्माण में।
देखिए, cDNA का निर्माण की विधि प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, ये प्रयोगशाला में विकसित की गई विधि है और इसमें कई कठिनाइयाँ हैं कि कई बार इच्छित cDNA का संश्लेषण करना संभव नहीं हो पाता। अधिकतर ऐसा होता है कि प्रयुक्त mRNA टेम्पलेट के सूत्र पर निर्मित cDNA के अणु mRNA के सही संपूरक सूत्र नहीं होकर कुछ लंबाइयों वाले होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यदि आपने DNA से RNA के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक्सोन और इंट्रॉन नामक कुछ अतिरिक्त क्षार, कुछ फालतू के क्षार भी mRNA में आ जाते हैं। बाद में इस mRNA जो संश्लेषित RNA है, अभी mRNA बोलना तो उचित नहीं होगा, संश्लेषित RNA है, इसका संसाधन होता है और संसाधन होने के बाद में जो अतिरिक्त क्षार होते हैं, अनावश्यक क्षार होते हैं, उनको उस RNA में से हटा दिया जाता है और हटाने के बाद फिर वो mRNA का निर्माण होता है। लेकिन ये प्रोसेस पूरी तरह से प्राकृतिक है और इससे कृत्रिम परिस्थितियों में समझ पाना या देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पहली कठिनाई है इसकी। इस विधि में अधिकतर mRNA टेम्पलेट का अपूर्ण अनुलोमी अनुलेखन होता है, जिससे इस पर निर्मित cDNA में mRNA के 5' या 3' सिरे की संपूरक क्षारों का अभाव होता है। इस समस्या के हल के लिए इच्छित mRNA अणु को E. coli के वाहक के साथ संयुक्त कर व्युत्क्रम अनुलेखन की संपूर्ण क्रिया इसी वाहक के माध्यम से कराई जाती है। इससे cDNA के अणु पूर्ण अणु का संश्लेषण हो जाता है। समझिए इस चीज़ को कि कई बार जो mRNA बनता है इसमें इनकम्प्लीट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। इससे 5' और 3' सिरे पर जो चाहिए हमें क्षार चिपकने के लिए वो नहीं होती हैं और इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है कि इच्छित mRNA अणु को E. coli के वाहक के साथ संयुक्त कर व्युत्क्रम अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की संपूर्ण प्रक्रिया इसी वाहक के माध्यम से कराई जाती है। तो ये एक इन्होंने इलाज खोजा है। दूसरा है कैशपिन लूप के विदलन के लिए प्रयुक्त एकल सूत्र जो एंजाइम है, S1 न्यूक्लियस एंजाइम, मैंने आपको बताया था। ये कई बार नवनिर्मित cDNA के अन्य मुक्त क्षारों का भी पाचन कर देता है, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इसे रोकने के लिए एक सूत्री cDNA के 3' सिरे पर पॉली A, T या C पूंछ जोड़ देते हैं। इस पूंछ के पूरक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जैसे क्रमशः A का पूरक होगा T का पूरक होगा A और C का पूरक होगा G के साथ प्रयुक्त होकर पाचित सिरों का संश्लेषण कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो कुछ कठिनाइयाँ थी ये आपके बारे में बताई। इसकी उपयोगिता के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि cDNA के जीनों की पहचान करना अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि एक mRNA की तुलना में इसके अणु छोटे होते हैं। किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक जीनों की अभिव्यक्ति के लिए इनमें से इंट्रोन को हटाना आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था इंट्रोन और एक्सोन के बारे में। cDNA विधि में mRNA परिपक्वन के समय इंट्रोन को निष्कासित कर दिया जाता है और उल्लेखनीय है कि यूकैरियोटिक जीन संगठन में इंट्रोन पाए जाते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक जीन संगठन में इनका अभाव होता है। इस व्यवस्था से कई यूकैरियोटिक जीनों जैसे इंटरफेरोन तथा रुधिर थक्काकरण 8C की cDNA प्रतियों की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्त जीवाणु में की गई है। बहुत फ़ायदे वाली बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल क्या है, एक तो इनको पहचान करना सरल होता है कि भाई ये हमारी इच्छित जीन है, इससे ये अभिव्यक्त हो रहा है तो ये mRNA बन रहा है, इस mRNA से हम cDNA बना सकते हैं। दूसरा है कि इंट्रोन और एक्सोन वाला जो मैटर है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो नवनिर्मित DNA से जो नवनिर्मित RNA होता है ये असंसाधित होता है। इसमें कई अनुपयुक्त क्षार भी होती हैं जिन्हें इंट्रोन कहा जाता है और इससे क्या होता है कि कई बार हम लोगों को, अगर हमने मान लीजिए हमने DNA निकाल लिया, इच्छित जीन निकाल लिया, तो उसमें कई फालतू क्षार भी आ जाते हैं जो कई बार उस इच्छित जीन की जो अभिव्यक्ति है उसको भी वो चेंज कर देते हैं, यानी सही मायने में इच्छित जीन के कार्य को भी बदल देते हैं वो। अब हमने तो पादप में रोग रोधी किस्में बनाने के लिए हमने इच्छित जीन प्राप्त करना था, लेकिन वो यदि वहाँ पादप में अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। इस परेशानी से बचने के लिए अगर हम इच्छित जीन डायरेक्ट लेते हैं तो ये परेशानी आती है। इस परेशानी से बचने के लिए हम mRNA का उपयोग करते हैं क्योंकि mRNA जो बनता है वो उस जीन का बिल्कुल शुद्ध प्रतिरूप होता है, तो उसमें कहीं भी गड़बड़ होने की संभावनाएं नहीं होती। तो ये दो लाभ हैं, आप इन्हें ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं जीनोम लाइब्रेरी के बारे में आपको समझाऊंगा।